उस कैफे में मौजूद सारे लोग रजत के आसपास आकर खड़े हो गए और उनमें से कई उसका ऑटोग्राफ ले रहे थे और कई लोग उससे बगैर पूछे उसकी पिक्चर लेने लगे और उसके चारों ओर काफी भीड़ हो चुकी थी। लेकिन उसकी नजर तो सिर्फ अपनी ड्रीम गर्ल पर टिकी हुई थी। वो अपने पास मौजूद भीड़ को खुद से दूर करने की कोशिश कर रहा था। उसने सभी से कहा, प्लीज एक्सक्यूज मी गाइस। लेकिन इतने पॉपुलर बिजनेस टाइकून को आसानी से कैसे जाने दिया जाता? और ये वही बिजनेस टाइकून था जिसे देखने के लिए, जानने के लिए लोग ना जाने कब से उतावले थे। तो ऐसी शख्सियत को आसानी से कैसे छोड़ देते? वहां महिमा खुद को ठगा सा महसूस कर रही थी। वो हैरानी भरी नजर से पास बैठी शनाया को देखने लगी, जो कि चुपचाप अपनी ड्रिंक खत्म करने में लगी हुई थी। महिमा को अच्छा नहीं लगा। वो वहां से उठकर कैफे से बाहर आने लगी। उसे बाहर जाती देख रजत काफी मुश्किल से भीड़ से निकलकर बाहर आया और उसे आवाज देकर बोला, माही प्लीज रुक जाओ, प्लीज माही। लेकिन महिमा कैफे के एग्जिट डोर तक आ चुकी थी। वो एक पल के लिए भी नहीं रुकी। उसकी आंखें नम थी। उसके दिल में बहुत दर्द हो रहा था। दर्द इस बात का कि जिस पर वो ना चाहते हुए भी भरोसा करने लगी थी, उसने उसके भरोसे को तोड़ा। वो अपनी आंखों से आंसू पोंछती हुई मेन रोड पर आ गई और उसके कदम काफी तेजी से बढ़ रहे थे। उसके पीछे रजत दौड़ते हुए आ रहा था और वो जोर जोर से चिल्ला रहा था, माही प्लीज मेरी बात सुन लो, एक बार तो मुझे अपनी बात कहने का मौका दो, प्लीज ऐसे मत जाओ। उसे भी कहीं ना कहीं पता था कि इस तरह सच्चाई सामने आ जाने से उसकी ड्रीम गर्ल कितनी हर्ट हुई होगी, क्योंकि कुछ ही समय में सही वो उसके जज्बात से वाकिफ होने लगा था। महिमा नहीं रुकी और उसने रास्ते से गुजर रही टैक्सी को आवाज देकर रोका और उसमें बैठकर वहां से निकल गई। उसके जाने के बाद रजत बहुत परेशान हो गया। वो भारी कदमों से वापस कैफे की ओर जाने लगा, जहां उसने अपनी गाड़ी पार्क की थी। वहां पहले से ही शनाया मौजूद थी। रजत की आंखें नम थी। शनाया ने मन में सोचा, आई नो राज, तुम्हें अभी बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन वो तुम्हारे लायक कहीं से नहीं थी। अच्छा हुआ जो खुद ब खुद वो चली गई। जैसे ही रजत अपनी कार के पास पहुंचा, शनाया अपने चेहरे का एक्सप्रेशन चेंज करती हुई कहने लगी, क्या बात है राज, महिमा ने तुम्हारी बात सुनी? उसकी बात सुन रजत ने नहीं में सर हिला दिया। शनाया ने कहा, आर यू ओके? इस पर उसने नहीं में सर हिला दिया और कहा, प्लीज मैं अभी कुछ देर अकेला रहना चाहता हूँ, हम बाद में बात करते हैं। उसकी बात सुन शनाया बोली, या श्योर, टेक योर टाइम। रजत अपनी गाड़ी लेकर वहां से चला गया। उसकी आंखें नम हो चुकी थी और बड़ी मुश्किल से वो अपनी गाड़ी की स्टीयरिंग संभाल पा रहा था। बड़ी से बड़ी चीज खरीद लेने वाला रजत राय सिंह आज खुद को बहुत तकलीफ में महसूस कर रहा था। उसने खुद से बात करते हुए कहा, प्लीज माही, मेरा यकीन कर लो, मेरा मकसद तुम्हें हर्ट करना कभी नहीं था। कुछ सोचकर उसने अपनी गाड़ी साइड में रोक दी और अपना मोबाइल निकालकर महिमा को फोन लगाने लगा, लेकिन उसने फोन कट कर दिया। फोन कट होने के बाद रजत गहरी सांस लेते हुए खुद से कहने लगा, मैं तो खुद तुम्हें सच्चाई बता ही देता, मैं तो बस सही मौके का इंतजार कर रहा था। कहते हुए उसने दूर से अपनी स्टीयरिंग में अपने दोनों हाथ पटक दिए, जिससे उसकी कार में अपने आप एफएम चालू हो गया। आरजे बांसुरी का शो चल रहा था और एफएम पर जो गाना चल रहा था एक बार फिर रजत की सिचुएशन से मैच कर रहा था। और रजत अपनी गाड़ी की स्टीयरिंग पर सर टिकाकर रो रहा था, क्योंकि सिचुएशन पहली बार उसके हाथ के बाहर थी। ऐसा उसके साथ पहली बार हुआ था। दिल टूटने का दर्द उसने पहली बार महसूस किया था। और उधर महिमा टैक्सी में बैठकर बहुत रो रही थी। जिस तरह रजत को दिल टूटने का दर्द महसूस हो रहा था, ठीक वैसा ही दर्द वो महसूस कर रही थी। इसी दौरान उसका एक बार फिर मोबाइल बजा। उसने खुद को संभालते हुए हैंडबैग से अपना मोबाइल निकाला
रजत का था। उसका नंबर देखकर उसने अपने आंसू पोंछ लिए और संभालती हुई बोली, कहो अब क्या कहना बाकी है। इस पर रजत का जवाब आया, माही मुझे एक मौका तो दो अपनी बात कहने का, प्लीज माही प्लीज। मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं करना चाहता था। मैं तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं देख सकता। पता नहीं कौन सा बंधन है जो तुमसे जुड़ता ही चला जा रहा है। तुम तकलीफ में हो, तुम्हारी तकलीफ मैं महसूस कर सकता हूँ। एक बार मुझे अपनी बात कहने का मौका दो। उसकी बात सुनकर उसने कहा, देखो मुझे बहुत तकलीफ पहुंची है, मुझे थोड़ा वक्त दो। उसकी बात सुन दूसरी ओर से जवाब आया, इट्स ओके माही, टेक योर टाइम। उसकी बात सुन महिमा ने फोन कट कर दिया और कुछ सोचकर उसने अपने फोन की गैलरी ओपन की, जिसमें उसकी और रजत की ढेर सारी फोटोज थी। उसने रजत की सिंगल तस्वीर निकालकर अपने ऑफिस की रिसेप्शनिस्ट रोजी को सेंड कर दी और उसे व्हाट्सएप किया, ये कौन है। व्हाट्सएप पर वो उसके रिप्लाई का वेट करने लगी। टैक्सी की रफ्तार काफी तेज थी और उसने विंडो का ग्लास डाउन कर लिया। बाहर की सर्द हवाएं उसके चेहरे को बार बार छूकर जा रही थी, जो कि उसके अनजाने से दर्द को और भी बढ़ा रही थी कि इसी दौरान उसका मोबाइल बजा। उसने फोन चेक किया, रोजी का कॉल था। उसने जैसे ही फोन पिक किया, दूसरी ओर से वो बोल पड़ी, हे माही, तुझे नहीं पता ये रजत राय सिंह है, तू इन्हीं की कंपनी में जॉब करती है और मुझसे पूछ रही है कि ये कौन है। बोलकर वो जोर से हंसने लगे। उसकी बात सुन महिमा का जवाब आया, मुझे नहीं पता था। उसकी आवाज में एक अजीब सा दर्द था। उसके दर्द से अनजान रोजी जोर से हंसी और बोली, तुझसे बड़ा डम्बो मैंने आज तक नहीं देखा, जिसकी कंपनी में जॉब करती है और उसी कंपनी के बॉस को भी नहीं पहचानती। इस पर उसका जवाब आया, तुमने ठीक कहा, मैं सचमुच डम्बो हूँ। उसकी आवाज में दर्द था। हमेशा हंसकर चहक कर बात करने वाली महिमा की सीरियस आवाज सुन रोजी कुछ सोचते हुए बोली, क्या बात है माही, तू कुछ परेशान लग रही है, सब ठीक है ना। इस पर उसका जवाब आया, हाँ अब सब ठीक है, मैं बाद में कॉल करती हूँ, बाय। बोल उसने फोन कट कर दिया और फोन कट होने के बाद महिमा ने अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया और वो तो अपने आंसू छिपा लेना चाहती थी, लेकिन आज उसके आंसू उसके कंट्रोल के बाहर थे। लगातार उसकी आंखों से उसके दिल का दर्द बाहर आ रहा था और सर्द हवाएं उसकी नम आंखों की तकलीफ बढ़ा रही थी। महिमा धीरे से खुद से बात करते हुए कहने लगी, मैं सचमुच फूल ही तो हूँ। इतने दिन तक राज मुझे बेवकूफ बनाता रहा और मैं बनती रही। मेरी जैसी डफर कोई लड़की होती होगी क्या। हर बात पर राज मुझसे झूठ कहता रहा और मैं बेवकूफ उसकी हर बात पर आंख बंद करके यकीन करती रही। सचमुच मुझसे ज्यादा बेवकूफ लड़की और कौन होगी। राज जैसे लोगों के लिए ही धोखेबाज नाम का वर्ड बनाया गया होगा। कहते हुए वो टैक्सी की विंडो से बाहर देखने लगी और उधर रजत अब भी अपनी गाड़ी की स्टीयरिंग पर सर टिकाकर रो रहा था और उसकी गाड़ी का एफएम अब भी चालू था। आरजे बांसुरी का शो चल रहा था। आरजे बांसुरी ने अपने शो को कंटिन्यू करते हुए कहा, आज मैं फिर एक दर्द लेकर आई हूँ। आप लोगों को तो पता ही होगा, इश्क का दूसरा नाम ही दर्द होता है। खैर, जिन्होंने सचमुच किसी से सच्चा इश्क किया होगा वही इस बात को अच्छी तरह समझेगा। आरजे बांसुरी की आवाज में एक अजीब सी कशिश थी जो कि रजत के मन को खींच रही थी। महिमा के घर पर रात के 10 बज चुके थे और महिमा अब तक घर नहीं पहुंची थी। उसके घर ना आने से मंजू और उसकी दादी बहुत परेशान हो चुके थे। वो दोनों ड्राइंग रूम में मौजूद थे। दादी ने मंजू से कहा, एक बार फिर महिमा को फोन ट्राई कर, शायद अब फोन रिसीव कर ले। इस पर मंजू ने परेशान होते हुए टेबल पर रखे लैंडलाइन फोन से उसके मोबाइल पर फोन लगाया
और परेशान होती हुई कहने लगी, इस लड़की ने फोन बंद कर रखा है, पता नहीं कब इसे अक्ल आएगी। माँ देखिए ना कितना परेशान करती है मुझे। कहती हुई वो सोफे पर बैठ गई। दादी भी परेशान थी, लेकिन अपनी परेशानी मंजू से छुपाती हुई कहने लगी, चिंता मत कर, हमारी तूफान मेल है, हो सकता है उसने मोबाइल चार्ज ना किया हो। तुझे तो पता ही है कितनी लापरवाह है हमारी तूफान, भूल गई होगी, बस आती ही होगी। मंजू कुछ सोचती हुई बोली, नहीं माँ, अगर माँ ही ऑफिस में होती तो हमें कॉल कर इन्फॉर्म जरूर करती, इतनी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें। मैं एक काम करती हूँ, अदिति को कॉल करती हूँ, हो सकता है उनका कहीं अचानक आउटिंग का प्लान बन गया हो। कहते हुए उसने लैंडलाइन फोन से अदिति को फोन लगाया। उसने जैसे ही फोन रिसीव किया, मंजू बोल पड़ी, अदिति बेटा कैसी हो तुम? इस पर उसका जवाब आया, आंटी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन इतनी रात को आपने मुझे फोन किया, सब ठीक तो है ना? इस पर उसने जवाब दिया, बेटा माही तुम्हारे साथ है क्या? इस पर अदिति बोली, नहीं आंटी मेरे साथ तो नहीं है, हमारी तो आज बातचीत भी नहीं हुई। क्यों? उसकी बात सुन मंजू बहुत परेशान हो गई और रोती हुई कहने लगी, बेटा अभी तक माही घर नहीं लौटी है, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने तो सोचा कि शायद तुम लोगों का कुछ प्लान बन गया होगा, लेकिन कहती हुई वो अपनी बात बीच में ही अधूरी छोड़ रोने लगी। दूसरी ओर से अदिति उसे समझाती हुई कहने लगी, आंटी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं अभी उसका स्टेटस पता करती हूँ, प्लीज आप रोइए मत, प्लीज। बोल उसने फोन कट कर दिया। फोन कट होने के बाद अदिति खुद से बात करती हुई कहने लगी, कहीं माही राज के साथ बाहर तो नहीं गई, मुझे पता करना चाहिए। कहते हुए उसने महिमा के मोबाइल पर फोन लगाया, लेकिन उसका नंबर स्विच ऑफ बता रहा था। अदिति खुद से बात करती हुई कहने लगी, लड़की ने अपना नंबर भी बंद रखा हुआ है, इसीलिए तो बेचारी आंटी परेशान हो रही है। जरूर दोनों लव बर्ड्स किसी रोमांटिक डेट पर गए होंगे या फिर कुछ रोमांटिक कर रहे होंगे, लेकिन बता तो देना चाहिए। बड़बड़ करती हुई अदिति ने रजत को फोन लगाया, लेकिन उसने फोन रिसीव नहीं किया। उसकी फोन रिसीव ना होने से अदिति खुद से बात करती हुई कहने लगी, हो ना हो दोनों लव बर्ड्स साथ में ही क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, कितने केयरलेस है दोनों, एटलीस्ट बता तो देते, आने में लेट हो जाएगा। आई थिंक दोनों स्ट्रीट क्लब ही गए होंगे। बड़बड़ करती हुई अदिति खुद से बात करने लगी। दूसरी ओर रजत अपने घर पहुंच चुका था। जैसे ही वो घर पहुंचा, ड्राइंग रूम में मौजूद इंद्रजीत और रीमा की नजर उस पर पड़ी। रीमा उसे आवाज देते हुए बोली, बेटा कितना काम करता है, आ कुछ देर हमारे साथ भी बैठ ले। अपनी माँ की आवाज सुनकर वो बोला, माँ बस मैं अभी चेंज करके आया, थोड़ा थक गया हूँ। बोल अपने बेडरूम की ओर वो जाने लगा। उसके जाने के बाद इंद्रजीत रीमा से बोले, कुछ भी कहो, हम बहुत किस्मत वाले हैं रीमा जी, जो रजत हमारा बेटवा है। इस पर रीमा ने स्माइल कर दिया और उधर रजत अपने बेडरूम में पहुंचा और बेड पर बैठकर खुद से बात करते हुए कहने लगा, माही एक मौका तो तुमने दिया होता मुझे अपनी सफाई देने का, मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैंने कोई गुनाह नहीं किया जो मुझे माफ ना किया जा सके। कहते हुए वो अपने बेडरूम में लगे बेड से शीशे की ओर खुद को देखने लगा। आज उसका चेहरा उसकी सारी तकलीफें बयां कर रहा था। उसने गहरी सांस लेते हुए खुद से कहा, मुझे थोड़ा इंतजार करना चाहिए, जब माही ने मुझसे वक्त मांगा है तो मुझे भी उसे वक्त देना चाहिए। सोच वो वॉशरूम की ओर जाने लगा कि इसी दौरान उसका मोबाइल बजा। उसने खुद से बात करते हुए कहा, आई होप निशांत का फोन ना हो, वरना आज मेरे हाथों एक मर्डर तय है। कहते हुए उसने अपने पॉकेट से मोबाइल निकाला। फोन पर अदिति का नंबर फ्लैश होते देख उसने कुछ सोचा और फोन रिसीव किया। उसके फोन रिसीव करते ही दूसरी ओर से आवाज आई, हे राज, आई नो नया नया प्यार है, पहला पहला प्यार है, लेकिन यार माही को साथ में लेकर जाते हो तो हमें इन्फॉर्म तो कर दिया करो। कहते हुए वो शिकायत करने लगी। उसकी बात सुन रजत बोला, लेकिन माही तो शाम 7 बजे ही अपने घर के लिए निकल गई थी। उसकी बात सुन वो हैरान होती हुई बोली, व्हाट? लेकिन राज अब तक वो घर नहीं पहुंची है और उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा है।
उसकी बात खत्म होते ही रजत काफी परेशान हो गया और कहा, अदिति, आई थिंक वो स्ट्रीट क्लब गई होगी। अदिति हैरान होती हुई बोली, ओ माय गॉड, लेकिन राज वो कभी अकेले क्लब नहीं जाती। खैर कोई नहीं, मैं रास्ते पर ही हूँ, स्ट्रीट क्लब के लिए निकल रही हूँ, बेहतर होगा तुम भी आ जाओ। बोल उसने फोन कट कर दिया। फोन कट करने के बाद रजत परेशान होते हुए खुद से कहने लगा, महिमा घर भी नहीं पहुंची और मोबाइल भी उसने बंद कर रखा है, तो गई कहाँ? महिमा के घर पर मंजू दादी की गोद में अपना सर रखकर रो रही थी। दादी उसे चुप कराती हुई कहने लगी, रो क्यों रही है मंजू, रो मत, अभी देखना कुछ ही देर में हमारी बच्ची वापस आ जाएगी, चिंता मत कर। मंजू रोती हुई बोली, माँ मेरे पास जीने का सिर्फ एक ही सहारा है और अगर उससे कुछ हो। वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाई कि दादी बीच में ही उसकी बात काटते हुए उसे समझाकर बोली, अपनी जुबान से अशुभ बातें मत निकाल, कुछ नहीं होगा हमारी बच्ची को, मुझे माता रानी पर पूरा यकीन है। दूसरी ओर रजत और अदिति स्ट्रीट क्लब पहुंच चुके थे, लेकिन वहां भी उन्हें महिमा नहीं मिली। आखिर इतने दर्द और तकलीफों को लेकर महिमा कहाँ गई? क्या रजत अपनी ड्रीम गर्ल का पता लगा पाएगा? ये जानने के लिए सुनते रहिए लव हेट लव ओनली ऑन पॉकेट FM।